शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम के खिलाफ जोधपुर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आसाराम पर जो धाराएं लगाई गई हैं, अगर उनमें आरोपी वो साबित हो जाते हैं तो आसाराम का जेल से निकलना मुश्किल हो सकता है। 1012 पन्नों की इस चार्जशीट में आसाराम पर पॉस्को एक्ट समेत कई संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। और जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ेंगे, साथ ही जयपुर से धीरज भटनागर होंगे हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दे, आसाराम पर जोधपुर पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है, पेश की है कोर्ट में, उसमें उन पर कई संगीन धाराओं के तहत आरोप है। और अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो आसाराम का जेल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आसाराम की जिंदगी के जो बाकी बचे हुए त्योहार हैं, होली, दिवाली, सब जेल के अंदर ही होंगे। चार्जशीट में 140 गवाहों के बयान और सबूत शामिल किए गए हैं। जो चार्जशीट जोधपुर पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया है, उसमें आसाराम पर जोधपुर पुलिस की तरफ से चार्जशीट तैयार होने के बाद अब उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और इस चार्जशीट में 140 गवाहों के बयान के साथ ही सभी सबूतों की बात कही गई है। और जिन धाराओं के तहत आसाराम पर आरोप लगाए गए हैं, जिन धाराओं का जिक्र है इस चार्जशीट में, अगर उन धाराओं के तहत आसाराम दोषी साबित हो जाते हैं तो आसाराम की बची हुई जिंदगी जेल में कट सकती है। 140 गवाहों के बयान दर्ज हैं। 1012 पन्नों में पूरा कच्चा चिट्ठा, पाप का जो चिट्ठा है आसाराम का, वो दर्ज है। 1012 पन्नों की ये चार्जशीट है। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज भटनागर जोधपुर से हैं, साथ ही प्रभाकर मिश्रा न्यूज रूम से। सीधे पहले चलते हैं धीरज भटनागर के पास, जो कि जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, 1012 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी गई है, क्या कुछ कहा गया है इसमें? किन किन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं? देखिए, धाराएं बेहद गंभीर हैं। पॉक्सो एक्ट लगाया हुआ है, इसके अलावा 376 लगी हुई है और आईपीसी की कई गंभीर धाराएं हैं, जिसके अंदर यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और जिस तरीके ट्रैफिकिंग की बात आई थी। और पुलिस ने अपनी 77 दिनों तक चली तहकीकात के तहत जो धाराएं इसमें जोड़ी हैं, ये चार्जशीट बेहद अहम हो जाती है आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इसको तैयार किया है, अगर उन सबको नजर में देखा जाए और इन सारी धाराओं को एक तरीके से देखा जाए तो आसाराम की बाकी बची हुई जिंदगी जेल में ही गुजर सकती है। जी धीरज, जो बयान दर्ज किए गए हैं 140 गवाहों के, उन बयानों के आधार पर क्या यह अब संभव है कि आसाराम की जो बची हुई जिंदगी है वो जेल में कट सकती है? क्योंकि बेहद गंभीर धाराएं हैं और साथ ही बयान दर्ज हैं। क्या मुश्किलें और बढ़ने वाली है आसाराम के लिए? जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से अभी तक आसाराम को जमानत नहीं मिल पाई, उसके अलावा हम देखें जिस तरीके से जो आसाराम के बाकी साथी हैं, चाहे शिल्पी रही हो या शिवा रहा हो या प्रकाश है या शरद चंद है, ये सब लोग एक एक करके पुलिस के कब्जे में आए और पुलिस को इन्होंने बयान दिए। इन सबके बयान दर्ज हैं। और उससे भी अहम बात यह है कि वो जो पीड़िता, जो नाबालिग है, वो अपने बयानों से बिल्कुल भी नहीं बदली और उसने जो बातें लगातार पहली एफआईआर में कही, वो लगातार पुलिस को बताती रही और जांच में उन सब चीजों की पुष्टि हुई है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने जो अपनी तफ्तीश की और जांच रिपोर्ट तैयार की है, जो आज चार्जशीट के रूप में अदालत के सामने है, जाहिर तौर पर आसाराम की मुश्किलें कम तो कतई नहीं होंगी, बढ़ बेहद गई हैं। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रभाकर, जिन धाराओं की तहत, मैं धाराएं बता दूं आपको, 120, 342, 354, 375, 506, 509 और पॉस्को एक्ट के तहत इन पर आरोप लगाए गए हैं। और जो चार्जशीट में जिनका जिक्र किया गया है, इन धाराओं के तहत अगर उन पर आरोप साबित होते हैं तो कितना मुश्किल हो जाएगा अब आने वाला जो दिन है वो आसाराम के लिए? विद्या, सबसे पहले मैं उन संगीन धाराओं की बात करूं जो आसाराम के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाले हैं। सबसे जो अहम धारा है इसमें सेक्शन 376(2), जहां पर कोई धार्मिक गुरु के आश्रम में अगर कोई व्यभिचार होता है तो उसमें ये सेक्शन लगाया जाता है और वहां पर जो प्रावधान है कि कम से कम 10 साल
और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तो ऐसे में जोधपुर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ 376(2) सेक्शन लगाया है। तो मतलब साफ है कि अगर 376(2) साबित होता है उनके खिलाफ तो आजीवन कारावास की सजा मिली। दूसरी बात मैं करूं कि अगर इससे वो बच जाते हैं तो भी जो पोक्सो एक्ट है वो जो लगा हुआ है वहां पर एक पर्टिकुलर सेक्शन है, पोक्सो एक्ट का सेक्शन 6 जो है उसमें भी जो सजा का प्रावधान है वो आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें, और साथ ही साथ विद्या में एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि 120(b) भी लगा है जो आसाराम और उनके आश्रम में काम करने वाले शिल्पी और बाकी जो 2 लोग और हैं उनके कुल मिलाकर ये बताने के लिए दिल्ली पुलिस ने जोधपुर पुलिस ने 77 डेज लगाया था। विद्या में बताऊं कि इस मामले में 90 डेज का टाइम होता है किसी पुलिस के पास जब एफआईआर दर्ज करना होता है, उसके लिए मैक्सिमम लिमिट होती है। मैक्सिमम लिमिट को छूटने के पहले 77 डेज में वक्त लिया है पुलिस ने। जाहिर सी बात है कि तैयारी पर्याप्त हुई है कि किसी भी तरह से प्रोसिक्यूशन इस मामले को कोर्ट में साबित करे, और निश्चित तौर पर पुलिस तैयार दिख रही है। और जिस तरह से रिपोर्ट्स हैं कि 140 गवाहों के बयान लिए गए हैं, वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और तब ये निश्चित तौर पर दिल्ली जो पुलिस की तैयारी होगी ये साबित करने पर लगी होगी कि 376(2) हर हाल में साबित किया जाए, पोक्सो एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसे हर हाल में साबित किया जाए, और अगर ये साबित होता है तो आसाराम को आजीवन कारावास सजा होगी, पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा। चलिए धीरज के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। धीरज, तैयारियां आसाराम की तरफ से जरूर होंगी कि चार्जशीट जब दायर हो जाए उसके बाद कहीं ना कहीं जमानत की जो उम्मीद थी अब उस पर पानी फिरता हुआ कहीं नजर आ रहा होगा आसाराम के समर्थकों को और आसाराम के जो वकील हैं उनको। जाहिर तौर पर देखिए जिस तरीके से आसाराम ने बड़े बड़े वकीलों को किया और राम जेठमलानी इससे पहले इनकी जमानत के लिए अदालत में पेश हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जो दलीलें दी गई थी वो पहले से बेहद कमजोर थी और हर बार प्रोसिक्यूशन ने जो बचाव पक्ष है डिफेंस के लॉयर की पूरी दलीलों का जवाब दिया था बाकायदा। तो जिस तरीके से जांच में सब कुछ सामने आता जा रहा है, पुलिस ने जो धाराएं लगाई है 77 दिन लेके जो पूरी तफ्तीश की है उसमें जाहिर तौर पर आसाराम को अभी जमानत मिलना हाई कोर्ट से तो संभव नहीं है क्योंकि एक बार खारिज हो चुकी है। और अब ट्रायल जब शुरू होगा उसके बाद देखा जाएगा कि प्रोसिक्यूशन यही चाहेगा कि आसाराम जैसा आरोपी वो जेल के अंदर ही रहे ताकि गवाह प्रभावित ना कर सके। जी चलिए, शुक्रिया धीरज इस पूरी जानकारी के लिए। प्रभाकर मिश्रा आपका भी शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को वो बयान सुनवा देते हैं, एक पीड़ित का बयान जो आसाराम पर आरोप लगे हैं, और पीड़ित ने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। आपके साथ हुआ है जी, तो आपका क्या यौन शोषण हुआ, कभी कैसे क्या हुआ? मतलब क्या आपके साथ इस तरह की कोई घटना घटी थी कि आसाराम ने खुद ने आपके साथ इस तरह की कोई घटना? दोनों में से किसी ने, आसाराम ने या नारायण स्वामी ने? नहीं, नारायण स्वामी के कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन आसाराम जी के कांटेक्ट में से, और ऐसे कई बार अड़प ले तो उसके होते ही रहते थे और ऐसे बुलाते थे कि भाई तुम आओ, ये वो। फोन पे भी मैं अपने प्रचार की बात कर रही हूँ, यहाँ इतनी पब्लिक हुई, इतना प्रचार हुआ, इतना सत्संग हुआ, ये सेलिंग हुई, लेकिन उनकी बात तो ये अभी यहाँ मस्त ठंडा हवा चल रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तू कहाँ है, तू आ जाती तो अच्छा लगता। मतलब दूर है फिर भी ऐसा, और पास होते तो भी उनका ऐसे मतलब बहुत ही शिविर में जब बापूजी से दीक्षा लिया था तो उन्होंने मुझे जो लड्डू का प्रसाद दिया था, और फिर उन्होंने मेरी बीच वाली उंगली और मेरे हथेली को उन्होंने दबाया था, और दबा करके, और उन्हीं की कोई ढेल करके कोई उनकी शादी का थी जो उनके साथ अहमदाबाद में रहती है, उनको उन्होंने कुछ इशारा किया था। तो वो मेरे पास आई थी और फिर बोली थी कि बापूजी को तुम पे, वो बोलते हैं बापूजी को तुम पसंद आई हो, बापूजी तुमको समर्पण के लिए बोल रहे हैं। उस कुटिया में, उस कुटिया के आगे आप आकर के देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको यंग लड़कियां ही दिखने को मिलती। तो वो लड़कियां सब रात को 12 बजे तक, 1-1 बजे तक वहाँ पे लाइन लगी रहती थी।